एक बहुत ही पॉपुलर डाउट है जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है, जो नई तैयारी शुरू करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की, नो मैटर व्हाट। आज एक जनरल सा डिस्कशन करेंगे कि कोचिंग ज़रूरी है या नहीं है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, एंड स्पेशली फोकसिंग ऑन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो प्रदीप सर स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली सर, ये मेरा भी एक जब स्टार्टिंग फेज में डाउट था कि कोचिंग के लिए जाए ना जाए। कोई कहता है कि जो टॉपर्स बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी कर लिया, कोई बोलता है कि मैंने हर चीज़ कोचिंग ली है। डेफिनेटली एक डाउट है। आप पहले अपना अनुभव बताइए इसमें। तो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे मैंने 2013 में स्टार्ट करा प्रिपरेशन, तो वहाँ पे मेरा दोस्त है प्रमोद, तो वो मुझे एज एन गाइड मिल गया था। उसने क्योंकि ऑलरेडी 3-4 साल यूपीएससी की तैयारी में लगा रखे थे। प्रमोद ने भी कोचिंग ली थी, तैयारी करी थी। तो एक, क्योंकि अब जैसे इसमें थोड़ी सी स्टोरी हम देखते हैं। मैं और प्रमोद 10th क्लास में बातें करते थे कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है। मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं डॉक्टरी में चला गया। प्रमोद बायोलॉजी छोड़ के वो गया बीए करने चंडीगढ़। तो अब क्योंकि नया फील्ड था, एक साइंस का स्टूडेंट है, ह्यूमैनिटीज सिविल सर्विसेज में ज़्यादा पॉपुलर था, तो उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये पढ़ना बिल्कुल नया था। तो उसने उस टाइम पे जैसे चंडीगढ़ में इसीलिए एडमिशन लिया कि वहाँ से तैयारी हो जाएगी, क्लासेस अटेंड हो जाएंगी। बट देन प्रमोद का जो एक्सपीरियंस था, उसने मुझे हेल्प किया टू डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके एक्सपीरियंस से मेरे लिए ये हेल्प होगी। तो मेरे लिए कोचिंग की उतनी नीड नहीं थी, बट स्टिल ही एडवाइज मी कि एक बार क्लासेस कर लेनी चाहिए, डिसिप्लिन बनता है, एक बार सारा सिलेबस आप गो थ्रू हो जाते हो, फाउंडेशन एक अच्छा बनता है, एंड डेफिनेटली इट हेल्प्ड। बट उस टाइम पे जो मैं मतलब पर्सनली मुझे उतना कि एक वो होता है कि आउटपुट इनपुट की हम बात करते हैं, तो चीज़ें समझने का होता है एज एन स्टूडेंट कि भाई मान लो मैंने साइंस पढ़ी या ज्योग्राफी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, अगर मुझे पढ़ते ही समझ में आ जाता है तो कई बार क्लासेस में ये लगता था कि ये क्लास उतना आउटपुट नहीं दे रही है। बट स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। जैसे मृणाल सर हैं, उनकी क्लासेस देखी, या फिर पॉलिटी में भी श्रीराम सर हैं, उनकी क्लासेस की। तो वहाँ से एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बिल्डअप हुआ, जिसने मुझे हेल्प किया कि अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करी जा सके। बट दूसरे सब्जेक्ट्स में आई वुड से कि उतना ज़्यादा बेनिफिट मुझे पर्सनली महसूस नहीं हुआ। ये प्री के हिसाब से बात रहेगी। और जैसे मेंस के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली क्योंकि कम नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं जो मेंस लिखते हैं, और उससे भी कम जो है वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो एक कंपटीशन अच्छा होता है, आपको पता लगाना होता है कि कहाँ पे आपने सही लिखा है, गलत लिखा है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। तो एक प्रैक्टिस भी होती है कि इतने टाइम फ्रेम में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए मैंने लगभग हर साल, जैसे मैंने 5 मेंस लिखे थे, हर साल कोई ना कोई टेस्ट सीरीज अटेंड करी थी। और एक दो बार ऐसा हुआ होगा कि घर पे रह के अटेंड करी और बाकी टाइम क्लासेस ज्वाइन कर ली। तो ये एक मिक्सअप सा रहा। बाकी इंटरव्यू के टाइम पे मेरा थोड़ा सा वीक पोर्शन रहता था। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि इंटरव्यू के टाइम पे एक गाइडेंस जरूरी होती है, मॉक इंटरव्यू भी जरूरी होते हैं, किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, बात कैसे करनी है। बट उनको मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया, उन प्रैक्टिस सेशंस को, मॉक सेशन को, और वो रिफ्लेक्ट भी हुआ कि कहीं ना कहीं जो मार्क्स थे वो कम रहे। तो ये मेरा ओवरऑल प्री मेंस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा। अब हम प्रदीप सर से जानेंगे, क्योंकि वो एंटायरली एक डिफरेंट फील्ड से आए थे, स्पोर्ट्स में थे, खेल रहे थे, उनका कोई लेना देना ही नहीं था। एंड प्रदीप सर, वो प्रमोद जो मैंने मेरे दोस्त के बारे में बताया, प्रदीप सर उनके छोटे भाई हैं। तो प्रमोद ने ही मोटिवेट किया था कि भाई तू भी तैयारी स्टार्ट कर दे अब, क्योंकि फॉर सम इंजरी, नी में एक इंजरी हुई थी, उसके बाद वो स्पोर्ट्स में जा नहीं सकते थे। और कैसा एक्सपीरियंस रहा, और स्पेशली पढ़ाई को लेके, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का कोचिंग का ही है। तो सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर मेरा ऐसा है, 2015 से पहले मैं स्पोर्ट्स में फुल फोकस था। मेरी ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से चल रही थी, मैं इतिहास और सब कुछ हिंदी में पढ़ रहा था, बट मैंने मीडियम भी चेंज किया। बट मैं ज़्यादा मोटिवेटेड था, तो बड़े भाई को देख के तो मैंने चीज़ों को एक्स्ट्रा पुश किया। मेरा स्ट्रगल इस लेवल पे रहता था कि टीचर बता रहा है कि भाई कोस्टल एरियाज में ऐसा होता है। सर मैं आई एम आस्किंग सर कोस्टल क्या होता है? वो कह रहे कि गूगल कर लो। गूगल क्या, तो तटवर्तीय क्षेत्र, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए कोचिंग एक ऐसी जगह थी कि चीज़ों को जो मेरे अरेंज करके दे, मुझे स्टेप मेरे लेवल को देखते हुए मुझे बताए। ऑनलाइन एक ऐसा खुला समुंदर है कि मैं उसमें ढूंढ ही नहीं पाऊंगा कि एटलीस्ट मुझे किस स्टेप पे चाहिए, क्या देखना है। तो एक टीचर का रोल ऐसा पर्सनल टच भी होता है, मेंटर का। वो मुझे पर्सनली जानता है कि इस बच्चे का लेवल क्या है और ये इसका बैकग्राउंड क्या है। तो कोचिंग मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए ली,
मतलब जैसे मैंने पहले हिस्ट्री के लिए मैं बैठा, एक बार में समझ में हाँ, नहीं आया। प्रदीप सर ने ये भी किया था कि जैसे ये एक थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है कि ऐसा नहीं कि सारी चीजें एक ही जगह, आप अलग अलग टीचर्स के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये भी चीज, बट वो डिपेंड करता है कि उस तरीके से आपको करना चाहिए, क्योंकि सर के लिए सारी चीजें नहीं थी हर सब्जेक्ट में, तो उस हिसाब से सोचा गया। पहले इकोनॉमिक्स का स्टार्ट किया, रमेश सिंह सर जो उनकी बुक पॉपुलर है, उनकी क्लास में मैं बैठा, समझ ही नहीं आया बिकॉज वो अच्छे लेवल के टीचर थे, बट मेरी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं हुई। फिर मैंने मुनाल सर से समझा, फिर अगले स्टेप पे फिर हिस्ट्री समझा, फिर पॉलिटी समझा, ऐसे कर करके मॉड्यूल वाइज मैं समझता गया। फिर मैंने टेस्ट सीरीज लिखनी स्टार्ट करी, तो उसमें भी मैंने धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट की लिखनी स्टार्ट करी। तो मैंने स्टेप स्टेप करके मैं आगे तक पहुंचा। फिर लास्ट तक जैसे स्टेट पीसेस वगैरह दिया, इंटरव्यू की नीड आई, तो जैसे सर ने बताया मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज हम समझते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी ठीक है, बट सामने वाला जब बैठा आपके सामने, जो 50 साल का एक्सपीरियंस उसके पास, वो देखते ही बता देता है कि आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ अलग से दिख रही है, तो आप उसको रिफॉर्म कर सकते हो। पर्सनैलिटी एक लंबे समय में फॉर्म होती है, बट एक टीचर आपको धीरे धीरे उसको मॉडिफाई करने में डेफिनेटली हेल्प करता है। तो इसमें एक चीज़ें हैं, मतलब देखो ये प्रैक्टिकल सी चीज़ है, जैसे नीड है या नहीं है वो तो इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करेगा कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, आपकी कैप्चरिंग पावर कितनी है, और समझाने के हिसाब से भी सबसे बेस्ट ये है कि आप उस टीचर को देखें, कि उनकी क्लासेस को देखें, आपको उनके पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, वो चीज़ आपको हेल्प कर रही है, तो डेफिनेटली आप उनसे कनेक्ट होके हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जो जर्नी है, एक तो इन्फॉर्मेशन जो ओवरलोड है उस प्रॉब्लम को एक टीचर और एक मेंटोर सोल्व कर सकता है। फिर जो नहीं पढ़ना है उसको भी वो आपको प्रिसाइजली बताएगा कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स को कैसे एनालाइज करना है, इस पे फोकस करें, इस पे फोकस ना करें, या फिर कंसेप्ट क्लियरिटी, तो वो भी आपको वहीं से मिलेगी। मान लो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं, ज्योग्राफी के कंसेप्ट हैं, खुद से पढ़ने में कई बार नहीं समझ में आते, बट इतना होता है कि टीचर ने एक बार बता दिया, समझा दिया, डायग्राम से बता दिया, वो सारा टीचर का इनोवेशन रहता है। अब कितना वो आपको ही डिसाइड करना है कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितनी नीड है। बट यस, डेफिनेटली वो जो जर्नी है, जो 2, 3, 4, 5 साल में आप अचीव करना चाहते हैं, वो आपका कहीं ना कहीं 50% तो डेफिनेटली रिड्यूस होता है, और कई केसेस में तो 20-30% तक हो जाता है कि जो काम आप 100 दिन में करने वाले थे वो हो सकता है कि आप 1 महीने में भी कर लें। तो इतना, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है कि भाई हमने जो गलतियां करी वो आप रिपीट ना करें, पहली चीज़, और जो हमने सीखा इस जर्नी में सारा का सारा, वो आपको जरूर करना है। तो दोनों ही चीज़ों में हेल्प तो होती है। सर एक जैसे फेलियर से भी लड़ने में एक टीचर बहुत हेल्प करता है, बिकॉज वो भी अपनी जर्नी में बहुत बार फेल हुआ होता है। जैसे अभी HCS प्री का रिजल्ट आया, बहुत से बच्चे रोने लगे होंगे या मैसेज करने लगे कि सर एक्सपेक्टेशंस थी बट नहीं हुआ, तो बट हमने उनसे बात करी, अपने एक्सपीरियंस बताया कि फेलियर इज जस्ट एक लर्निंग स्टेप है कि अगली बार कैसे फाइट बैक करना है। तो वो जल्दी तैयारी में वापस आ गई। लेकिन अगर वो गूगल पे ढूंढते रहे, मोटिवेशन वीडियोस ढूंढते रहे, तो वो आपको लॉन्ग टाइम में हेल्प नहीं करने वाला। एक टीचर ही आपको जानता है उस जर्नी के थ्रू कि आप कितने हार्ड वर्क थे, उसी हिसाब से आपको गाइड कर सकता है। Exactly. और सिर्फ इसमें नहीं, मैं बैडमिंटन जर्नी में भी रहा, तो हमारे जो टीचर्स थे हमें सिखाते थे कि एक शॉट को 10,000 बार प्रैक्टिस करना है, या जैसे मॉक टेस्ट होते हैं वहाँ पे शैडो ड्रिल्स होती थी कि इमेजिन करते थे कि यहाँ पे आएगा और हम मारेंगे, और जब मैच में जब वो वहाँ पे आती थी तो हम वहाँ से आराम से मार देते थे। तो सेम कंसेप्ट यही है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बार 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 बार, और एग्जाम में जब आता है तो हम उसी चीज़ को रिपीट कर देते हैं बस। एक चीज़ ये भी इससे लिंक है कि इसमें मतलब हम बात करते हैं ना कि सक्सेस कि कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, वो क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है तो ऑब्वियसली जो सेलेक्ट नहीं होंगे उनका ही प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा। बट डेफिनेटली आप इस चीज़ को इस तरीके से समझे कि एज अ पर्सन हाउ यू आर इवॉल्विंग इन हाउ मच टाइम। तो व्हाट इज़ हेल्पिंग यू वो आपको डिसाइड करना है, व्हाट इज़ नॉट हेल्पिंग यू डेफिनेटली डोंट गो फॉर दैट। कि जहाँ पे लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम खराब हो रहा है, या फिर आपके लिए हो सकता है ये भी सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी को किसी चीज़ से बेनिफिट मिलता है, किसी को किसी चीज़ से बेनिफिट मिलता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ जर्नी, कहाँ पे आप अभी स्टैंड कर रहे हैं, स्टार्टिंग में है तो डेफिनेटली कोचिंग कैन हेल्प यू टू मिनिमाइज योर टाइम, और अगर एडवांस में है तो आप अलग अलग लेवल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो दैट्स इट सर, मेरे हिसाब से ये बच्चों को हेल्प करेगा टू डिसाइड कि दे शुड गो और दे शुड नॉट गो फॉर हेल्प और फॉर कोचिंग और फॉर गाइडेंस। थैंक यू।